हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा कंपनीज एक्ट के अंडर जब भी कोई एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट अपने आप को कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करवाती है तो कुछ कंडीशन साथ बता देते हैं और कुछ सर्कमस्टांसिस की बेसिस पे उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, और जैसे ही लाइसेंस कैंसिल होगा तो फिर हम कहते हैं कि जनाब उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा, उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं एक्सेप्ट रिकवरी ऑफ मनी सब स्टॉप हो जाएंगे। वो किसी भी किस्म का फंड जो है या डोनेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकेगी और उसके जितने भी एसेट्स हैं उससे लाइबिलिटीज पे ऑफ की जाएंगी और रिमेनिंग एसेट्स को किसी उसी के आइडेंटिकल ऑब्जेक्टिव्स वाली एनपीओ या किसी और एनपीओ को हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। और ये सारे का सारा ट्रांसफॉर्मेशन, सारे का सारा प्रोसेस 90 डेज में होना चाहिए। ठीक है जी, यहां तक हम लोगों ने कल डिस्कस किया था और हमने कहा कि जनाब जैसे ही ये सारे के सारे एसेट्स वगैरह, लाइबिलिटीज वगैरह जैसे सारा कुछ वाइंड अप हो जाएगा, यानी कि सब पे ऑफ हो जाएंगे, तो फिर रजिस्ट्रार को एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी 15 दिन के अंदर अंदर कि जनाब हमने एसेट्स से लाइबिलिटीज पे बैक कर दी, हमने एसेट्स ट्रांसफर कर दिए फलां एनपीओ को। ये रिपोर्ट बनाकर देनी पड़ेगी किसको, रजिस्ट्रार को। कितने टाइम में? 15 दिन के अंदर, सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद। फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार उस रिपोर्ट जैसे ही उनको एप्लीकेशन मिलेगी उस एप्लीकेशन के 30 दिन के अंदर अंदर उसको वाइंडिंग अप करवा देगा। यानी कि कंपनी की जो एनपीओ थी, जो जिसने कंपनी का टाइटल हासिल किया था, ये कंपनी का डेजिग्नेशन हासिल किया था, उस एनपीओ को वाइंड अप कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 किस्म की डेट्स आपको नजर आ रही हैं। पहले है 90 डेज। 90 डेज में आपने क्या करना है, एसेट्स वगैरह जो है वो ट्रांसफर करने। अच्छा एक बात बेटा याद रखिएगा, कंपनी लॉ के अंदर ना जो सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ें कह लीजिए या सबसे जो है वो कंफ्यूजिंग चीज़ें कह लीजिए, वो हैं डेट्स। आगे चलकर आपको बहुत सारे डेज, टाइम, लिमिटेशन बहुत सारे नज़र आएंगे, तो इसलिए डे 1 से ही अपनी इस तरह की तैयारी कीजिए कि आपको जो टाइम पीरियड है ये आपके माइंड में रहे। ठीक है, जगह जगह पे हाईलाइट करते जाइए या फिर एक पेज बना लें, वहां पे जैसे ही आपको डेट पड़े आप उसको राइट डाउन कर लें। एक पेज डिस्क्रिप्शन, एक कॉलम पे डिस्क्रिप्शन और एक कॉलम पे नंबर ऑफ डेज। जैसे भी हम पहला डिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़ रहे हैं कि जनाब के एसेट्स जो है वो ट्रांसफर करने हैं या लाइबिलिटीज पे बैक करनी है, कितने टाइम में, 90 डेज में। ठीक है, और ये किसके लिए होगा, एनपीओ के लिए होगा। और उसके बाद हमने कहा कि जनाब ये सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद आपने रिपोर्ट फाइल करनी है रजिस्ट्रार को कितने दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर। ठीक है, और रजिस्ट्रार क्या करेगा, एप्लीकेशन मिलने के 30 डेज के अंदर इनिशिएटिव ले लेगा कि जनाब क्या कर दिया जाए, वाइंड अप कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन अगर आप कंप्लायंस नहीं करते, यानी कि 90 डेज के अंदर आप फुलफिल सारे एसेट्स वगैरह को सेटिस्फाइड, लाइबिलिटीज को सेटिस्फाइड नहीं करते, ठीक है, या आप रिपोर्ट सबमिट नहीं करवाते 15 दिन के अंदर, तो फिर रजिस्ट्रार के पास पावर है कि वो खुद से कोई बंदा अपॉइंट करके तो एसेट्स वगैरह सेटिस्फाइड, लाइबिलिटीज वगैरह सेटिस्फाइड करवाए और वाइंडिंग अप का प्रोसीडिंग स्टार्ट करवा दे। गॉट इट? कहानी समझ में आ गई? उसको कहते हैं, जो बंदा ये सारा कुछ वाइंडिंग अप करवा रहा होगा उसको कहते हैं लिक्विडेटर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर। लिक्विडेटर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होगा कि जनाब वो एसेट्स अपनी सुपरविजन में सेल करके लाइबिलिटीज को पे करेगा। ठीक है, लाइबिलिटीज को पे करने के बाद जनाब एसेट्स जो है वो ट्रांसफर करेगा और अगर कोई एसेट नहीं बचता तो उसकी रिपोर्ट देगा कि जनाब कोई एसेट नहीं बचा। क्लियर? देखिए जरा इसको एक दफा हम लोग पढ़ लेते हैं। कहता जी, आफ्टर कंप्लायंस ऑफ द रिक्वायरमेंट्स मेंशन्ड अबव, द बोर्ड ऑफ द कंपनी shall file within 15 days from the date of such compliance a report to the registrar containing relevant information and documents। जब वो ऊपर वाला सारा ट्रांसफर वगैरह कर देंगे एसेट्स, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, यानी कि डायरेक्टर ऑफ द कंपनीज क्या करेंगे, वो 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देंगे कि जनाब हमने ऊपर वाला जो भी काम है, जो भी हमारा रूल कहता है, लॉ कहता है, हमने उसको कंप्लाई कर लिया। अब कहता है जनाब विद इन 30 डेज ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द रिपोर्ट बाय द रजिस्ट्रार, जैसे ही रजिस्ट्रार को रिपोर्ट मिलेगी उसके 30 दिन के अंदर क्या होगा, सबमिटेड बाय द कंपनी, द बोर्ड शैल इनिशिएट नेसेसरी प्रोसीडिंग फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी वॉलंटरीली। जैसे ही वो मिल जाए, रिपोर्ट दे दें, रजिस्ट्रार एक्सेप्ट कर ले, उसी टाइम पे उनको इजाजत मिल जाएगी, वो क्या कर सकते हैं, वाइंडिंग अप कर सकते हैं।
ठीक है। वॉलंटरीली का मतलब है दो तरीकेकार है, या तो खुद से वाइंड अप कर लें, इनिशिएटिव ले लें कि जनाब हम कंपनी बंद करने जा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप रजिस्ट्रार से कहते हैं कि सर आप हमारी कंपनी बंद कर दें, ठीक है। और अगर आप खुद से नहीं करते तो फिर रजिस्ट्रार जबरदस्ती आपकी कंपनी बंद कर देगा, यानी कि वाइंड अप कर देगा। तो कहता है जनाब वाइंडिंग अप of the company voluntarily or where it has no assets and liabilities make an application to the registrar for striking the name of the company of the registrar। कहता जी अगर कंपनी के पास ना कोई एसेट है ना कोई लाइबिलिटी है, क्योंकि एनपीओ है, लेट सपोज अगर उसके पास कोई एसेट और लाइबिलिटी नहीं है तो सिंपली क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन देंगे क्या कि सर हमारा जो हमारे पास एसेट और लाइबिलिटी नहीं है, हमारा नाम स्ट्रक ऑफ कर दें, कंपनी के रजिस्टर्स में से हमारा नाम क्या कर दें, निकाल दें, ठीक है। ये एप्लीकेशन कौन देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर, समझ आ गई बात की। अच्छा अब नीचे कहता है जनाब आपके पास अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, कहता जी इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर आप ऊपर वाले लॉज को कंप्लाई नहीं करते तो क्या होगा, कमीशन में अपॉइंट, यहां पे कमीशन मतलब एसएसीपी, कमीशन में अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड इनिशिएट नेसेसरी प्रोसीडिंग फॉर वाइंडिंग अप द कंपनी। गॉट इट, कि कमीशन यानी कि एसएसीपी क्या कहेगा, एसएसीपी जनाब कहेगा ठीक है जी तुम लोग अगर खुद से नहीं कर रहे तो हमने ये बंदा अपॉइंट कर दिया, अब ये बंदा आइंदा के बाद तुम्हारी कंपनी के अफेयर्स देखेगा, ठीक है, और उसमें जो भी लेन देन है वो ये खुद ही सेट ऑफ करवाएगा और बाद में वाइंडिंग अप भी ये खुद करवा लेगा। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर का या लिक्विडेटर का। अच्छा जी इसके बाद जनाब बड़ी मजे की चीज है, कहते जी जब आपने सारा कुछ वाइंड अप कर दिया कंपनी, यानी कि एनपीओ थी, एनपीओ रजिस्टर्ड हुई कंपनी के तौर पर, लाइसेंस मिला, उसके बाद लाइसेंस विड्रॉ कर लिया गया, एसेट्स जो हैं वो ट्रांसफर कर दिए गए, तो वो जो उसके मेंबर्स होंगे, जो ऑफिसर्स होंगे, वो किधर जाएंगे, क्या वो एक एनपीओ को छोड़कर दूसरी एनपीओ में चले जाएंगे? तो कहता जी ऐसा नहीं है। कहता जनाब आपके पास जो मेंबर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, जो भी एनपीओ रजिस्टर्ड थी एज कंपनी, उसके मेंबर्स और ऑफिसर्स, ना सिर्फ वो बल्कि उनके फैमिली मेंबर्स भी 5 साल तक किसी और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट है, 5 साल तक किसी और ऑर्गेनाइजेशन के जिनको वो उन्होंने एसेट ट्रांसफर किए हैं, 5 साल तक उनका कोई भी ओहदा हासिल नहीं कर सकते। मतलब एनपीओ ए ने अपने एसेट्स ट्रांसफर कर दिए एनपीओ बी को, तो जो एनपीओ ए के ऑफिसर्स और मेंबर्स हैं ये और इनके फैमिली मेंबर्स भी 5 साल तक जिस एनपीओ को आपने एसेट्स ट्रांसफर किए हैं उस एनपीओ का किसी किस्म का कोई ओहदा आप अटेन नहीं कर सकते। गॉट इट, देखिए क्या कह रहा है, वेयर एनी एसेट्स ऑफ द कंपनी आर ट्रांसफर्ड in consequence of revocation of license to another not for profit company, the members and officers of the first mentioned company, यानी कि जिसके assets ट्रांसफर किए जा रहे हैं, और any of their family member, सिर्फ ऑफिसर्स और मेंबर नहीं बल्कि उनके घर वाले भी फैमिली मेंबर, shall not be eligible to hold any office in the later company, यानी कि जिस कंपनी को ट्रांसफर किए गए एसेट, for a period of 5 years from the date of transfer of such assets। Cleared? Yes. बात समझ में आ गई? yes. कोई परेशानी? ऑल ओके? हाँ जली भाई, पक्की बात है। अच्छा जी, सर अगर मतलब 5 years तक वो नहीं, मतलब किसी भी डेजिग्नेशन में नहीं, सर एक नई एनपीओ बना सकते हैं? नई एनपीओ अपने नाम से, अगर वो खुद ने, मतलब हम ये कहते हैं रिस्ट्रिक्शन ये है 5 साल की कि वो जिस कंपनी में आपने ट्रांसफ़र किए वहाँ पे नहीं जा सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो अपने नाम से नई एनपीओ बनाएं या वो किसी दूसरी एनपीओ जहाँ पे उसने एसेट ट्रांसफ़र नहीं किए वहाँ पे जाना चाहें तो जा सकते हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन किस चीज़ पे? जिसको ट्रांसफ़र किए हैं उसका कोई ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। ओके, अच्छा एक ज़रा एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 15 है जनाब हमारे पास, इसी से रेलेवेंट है, जो ऊपर हमने अभी पढ़ा एनपीओ का पूरा प्रोसेस इस एग्जांपल में आ जाएगा। कहता जी द मैनेजमेंट ऑफ शरीर जनरल हॉस्पिटल SGH, अ कंपनी फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 42। अब ये सेक्शन 42 वाली कंपनी कौन सी है? यही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जब वो अपने आप अपना लाइसेंस ले लेती है कंपनी का, हम उसको क्या कहते हैं, कंपनी फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 42।
of the Companies Act 2017 received show cause notice from the commission of its intention to revoke the license. उसको नोटिस मिला कमीशन साहब यानी कि एससीसीपी क्या कहती है कि जनाब हम आपका लाइसेंस कैंसिल करना चाहते हैं. Because the commission is satisfied that the affairs of SGH are conducted in a manner prejudicial to public interest. प्रिजुडाइज करने का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना किसी को. SGH management was unable to defend their position and finally the commission revoked SGH license on 30th January 2020 and ordered transfer of all its assets by 11th April 2020 कि जनाब इतने टाइम में अपने एसेट्स जो हैं वो ट्रांसफर कर दें. अब देखिए SGH management transferred all the assets to Good Eye Hospital GEH, a company formed under section 42 of the Companies Act 2017 and on 3rd April 2020. On 3rd April 2020. अब जनाब 3 अप्रैल 2020 को भाई साहब ने क्या किया अपने एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया. ठीक है. अब कहते हैं जी इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 द मेंबर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ SGH शैल नॉट बी एलिजिबल टू होल्ड एनी ऑफिस इन GEH फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years यानी कि 2 अप्रैल 2025 तक वो किसी किस्म का ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते. ठीक है, समझ आ गई बात की. अच्छा जनाब, ये इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो उसने सिंपल उसने पूछा हुआ है. प्रैक्टिस क्वेश्चन जरा देख लीजिए यहाँ पे. प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 है जी. द लाइसेंस ऑफ कैंसर रिसर्च एसोसिएशन issued under section 42 of the Companies Act 2017 was revoked by the commission as the affair of CRA were conducted in a manner prejudicial to public interest. Under the Companies Act 2017 briefly discuss the effect of revocation of license on CRA, its member and officers. आपने बताना है कि रेवोकेशन के बाद इफेक्ट क्या होगा कंपनी के ऊपर और इसके मेंबर्स और ऑफिसर्स के ऊपर. मतलब दोनों का आपने इफेक्ट बताना है. तो कंपनी के ऊपर इफेक्ट क्या होगा? सबसे पहला उसके ऑपरेशंस बंद कर दिए जाएंगे एक्सेप्ट रिकवरी ऑफ मनी. सेकंड नंबर पे वो किसी किस्म का ही कैन नॉट सोलिसिट और एक्सेप्ट एनी डोनेशन. थर्ड नंबर पे उसके एसेट्स डिस्पोज ऑफ करके उसके लायबिलिटीज सेटअप करने के बाद रिमेनिंग एसेट्स को क्या किए जाएंगे? आइडेंटिकल ऑब्जेक्टिव वाली किसी और एनपीओ को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे. ठीक है, विद इन 90 days. ओके, अब ये था इफेक्ट इसका किसका? कंपनी का. अब जनाब हम कहते हैं कि ऑफिसर्स के ऊपर और मेंबर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा. तो इस कंपनी के मेंबर्स, कौन सी कंपनी के? CRA के जो मेंबर्स और ऑफिसर्स होंगे they would not be eligible for the period of 5 years. ठीक है, to hold any office in the company where the assets were transferred. ओके, ये आपकी अपनी वर्डिंग है. आंसर देख लीजिए इसका. कहता जी on revocation of license CRA issued under section 42 by the commission the company shall stop all its activities except the recovery of money owed to it if any. The company shall not solicit or receive donation from any source and all the assets of the company after satisfaction of all debts and liabilities shall be transferred to another company licensed under section 42 preferably having similar or identical objects to those of the company within 90 days from the revocation of the license or such extended period as may be allowed by the commission. ये आ गया किसका इफेक्ट? कंपनी के ऊपर इफेक्ट. इसके बाद कहता है जनाब provided that a reasonable amount to meet expenses of voluntary winding up or making an application to the registrar for striking the name of the company of the registrar may be retained by the company. ये पॉइंट एक छोटा सा था. ठीक है, वो भी हम इसमें लिख देंगे. अब कहते हैं जी मेंबर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? The members and officers of the first mentioned company whose assets have been transferred or any of their family members shall not be eligible to hold any office in the latter company, the company to whom such assets have been transferred for a period of 5 years from the date of transfer of such assets. जी बेटा, यहां तो क्या मसला मसाइल? ऑल ओके? अच्छा जी, अब जरा हम लोग आते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी. इसका प्रोसेस मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूं प्रोसेस का, उसके बाद फिर हम बारी बारी इसको डिस्कस कर लेते हैं. देखिए बेटा, सबसे पहले आपके पास प्रोसेस क्या होता है? आपने देखना है कि किन लोगों को कंपनी बनने की जरूरत है. वो क्राइटेरिया लॉ ने रखा हुआ है कंपनीज एक्ट ने
कि जनाब जो एसोसिएशन ऑफ पर्सनस है, पहली बात तो ये कि कंपनी होती किसकी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस की, ठीक है, या सिंगल मेंबर कंपनी होती है। अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन अगर है तो उसमें तादाद रखी गई है 20 की। अगर बैंकिंग कंपनी है तो 10 मेंबर होंगे, 10 से ज़्यादा मेंबर हो गए तो कंपनी रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी। और अगर आपके पास नॉन बैंकिंग कंपनी है तो 20 से ज़्यादा मेंबर्स हो गए तो आपको कंपनी रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी, ठीक है। बाकी अगर आप प्रोफेशनल हैं, आपकी प्रोफेशनल एसोसिएशन है तो उसमें 20 से ज़्यादा हो सकते हैं। ये आप लोगों ने शायद बिजनेस लॉ में भी पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो कंपनी में भी वही है। अब होता क्या होता यह है कि जनाब कंपनी का एक आपने सबसे पहले एक नाम बुक करना होता है, अप्लाई करना होता है, नेम रेजर्वेशन हम उसको कहते हैं। आपने एससीपी को अप्लाई करना होता है अपने कोई नाम देकर। एससीपी उन नामों को रिजर्व कर लेता है आपके नाम पे, आपकी कंपनी के नाम पे। और एससीपी कहता है जी आप हमें कोई से 3 नाम दे दें, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3 नाम दे दें, ठीक है। आप कंपनीज का नाम दे देते हैं, सजेस्टेड नेम। उसमें से एससीपी को जो ठीक लगता है एससीपी वो नाम अपने पास रख लेता है और रिजर्व कर लेता है फॉर 60 डेज के 60 दिन के लिए हमने आपका नाम रिजर्व कर लिया। इन 60 दिनों में आप अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवा लीजिए। जैसे ही आपकी कंपनी का नाम रजिस्टर्ड हुआ, आपको अपना प्रोफेशनली आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिशनर के तौर पर कि जैसे ही आपको आपका नाम अपना रिजर्व हो जाएगा तो आपको एक ईमेल आती है एससीपी की तरफ से कि जनाब आपका नाम रिजर्व हो चुका है, अब आप कंपनी की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं। नहीं, जैसे ही नाम रिजर्व होता है 60 डेज के लिए, तो 60 डेज के अंदर आपको रहते पूरी की पूरी रजिस्ट्रेशन करवानी है। जैसे ही आपका नाम रिजर्व हो जाता है तो आपको ऑथोराइज कर दिया जाता है कि जनाब अब आप अपनी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं इस नाम के साथ। तो जैसे ही आपको नाम मिलता है उसके बाद जनाब आपने कंपनी की इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट करनी। अब इंफॉर्मेशन कैसे देंगे, इंफॉर्मेशन देते जाएंगे तो आप 2 डॉक्यूमेंट्स हासिल करेंगे, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जैसे ही आपको मेमोरेंडम और आर्टिकल एसोसिएशन आप सबमिट करवाएंगे, ठीक है, जैसे ही सबमिट करवाएंगे उसी टाइम पे थोड़े देर टाइम के बाद आपकी कंपनी क्या हो जाएगी, रजिस्टर्ड हो जाएगी। और प्रोफेशनली मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ही आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो आपको कहा जाएगा कि जनाब आप अपनी कंपनी के नाम पे बैंक अकाउंट ओपन कीजिए। बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद आपने जितने शेयर्स कहे थे कि जनाब इतने ऑनर हैं हम, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए की कंपनी है और 2 उसके ऑनर हैं, तो दोनों को 5-5 50-50% के हिसाब से अगर हम ऑनर बनाएं तो 5-5 लाख रुपया दोनों को सबमिट करवाना पड़ेगा। होता क्या है कि अगर 2 लेट सपोज ऑनर हैं ए प्राइवेट लिमिटेड के, अगर 2 ऑनर हैं तो 10 लाख रुपए की कंपनी है, तो इसके अकाउंट में कंपनी के नाम से एक अकाउंट क्रिएट किया जाएगा और 5 लाख रुपए ओनर फर्स्ट और 5 लाख रुपए ओनर सेकंड अपने पर्सनल अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगा। उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद जो बैंकर होता है वो आपको एक सब्सक्रिप्शन फॉर्म दे देता है कि जनाब आपने शेयर सब्सक्राइब कर लिए हैं, और वही ओनर सब्सक्राइबर्स कहलाते हैं। जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो वही मेंबर्स या फिर शेयर होल्डर कहलाना शुरू कर देते हैं। गॉट इट। और जैसे ही आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लेते हैं तो आपको एक ये ये पहले रिक्वायरमेंट होती थी कि आपने सब्सक्रिप्शन सर्टिफिकेट जो है वो आपको चाहिए। अब रिक्वायरमेंट ऐसा सच नहीं है, आपको सर्टिफिकेट पहले मिल जाता है। कौन सा सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि आप नाम आपने रिजर्व किया, नाम रिजर्व करने के बाद आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाया, उसके ऊपर आपने साइन किए, साइन करने के बाद आपने उसको सबमिट कर दिया। ठीक है, सारा कुछ वेरिफिकेशन के बाद एससीपी ने क्या किया, आपको एक लेटर इशू कर दिया, आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया, दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ओके, और इसमें कुछ फीस वगैरह होती है, वो चेंज होती रहती है, पर्सन टू पर्सन नहीं, ये ऑथोराइज कैपिटल, शेयर कैपिटल के हिसाब से उसकी फीस डिसाइड की जाती है। ओके, और आजकल जनाब सीन ये है कि आजकल, पहले जमाने में राइटिंग में होता था सारा कुछ, तो प्रोसेस वही लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिकल हो रहा है। आपने नाम रिजर्व करना है, मेल आएगी, इनिशिएटिव ले लें रजिस्ट्रेशन का, वो आपसे पर्टिकुलर पूछता जाएगा, आप पर्टिकुलर फिलअप करते जाएंगे, पर्टिकुलर फिलअप करते 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 वो आप जिन लोगों का आप नाम लिखेंगे कि जनाब ये हमारे डायरेक्टर हैं या ये हमारे ओनर हैं, तो उन लोगों को एक मैसेज जाएगा एससीपी की तरफ से, उनका पिन कोड, वो पिन कोड हकीकत में साइन है। अब जब भी कोई बंदा जिसने साइन करने होंगे किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो वो पिन कोड
SSCP की वेबसाइट पे जाएगा और अपना लॉगिन करने के बाद वो पिन कोड वहाँ पे लिखेगा कि जनाब ये मेरा पिन है, तो इट वुड बी एज्यूम्ड कि इस बंदे ने साइन कर दिए, ठीक है। और उसके बाद जनाब सबके साइन करवाने के बाद जैसे ही आप सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो SSCP को वो वसूल हो जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं होता तो आपकी कंपनी उसी टाइम रजिस्टर्ड हो जाएगी और आपको मेल आ जाएगी कि जनाब आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिल चुका है। एंड इट टेक्स टाइम, एनीवेज हम बात करते हैं सबसे पहले जनाब ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर एज कंपनी। हम कहते हैं जनाब कोई भी एसोसिएशन जिसके मेंबर्स की तादाद 20 से ज्यादा है उसके ऊपर लाजिम है कि वो क्या बने, अपने आप को एज कंपनी रजिस्टर्ड करवाए। अगर वो अपने आप को एज कंपनी रजिस्टर्ड नहीं करवाती तो उसको सजा मिलेगी। कैसी सजा मिलेगी? उसको जनाब सजा मिलेगी लेवल 1 की पेनल्टी। अब स्टैंडर्ड स्केल उसमें कंपनीज एक्ट के अंदर वो पनिशेबल पेनल्टी के तौर पर उन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। स्टैंडर्ड 1 तकरीबन कोई 10,000 से लेकर 25,000 रुपये तक की फाइन होता है जो आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये चेंज होता रहता है, वेरी करता रहता है। और कहता है जी कि ये जो कंपनी पैसे देगी, अगर मतलब कंप्लायंस नहीं होता तो कंपनी जो पैसे देगी ये कंपनी के पैसे जो बंदे कंपनी को चलाने वाले हैं या एसोसिएशन ऑफ पर्संस हैं वो पर्सनली लायबल होंगे इस फाइन को पे करने के लिए, ठीक है। वो पर्सनल लायबल होंगे इस फाइन को पे करने के लिए। देखिए, नो एसोसिएशन, पार्टनरशिप और एंटिटी consisting of more than 20% shall be formed for the purpose of carrying on business that has for its object the acquisition of gain by the association, partnership or entity or by the individual members thereof unless it is registered as company under the Companies Act 2017 and any violation shall be an offence punishable as mentioned below। क्या offence है? A person guilty of an offence under this section shall be liable to a penalty not exceeding of level 1 on the standard scale and also be personally liable for all the liabilities incurred in such business। Got it? Example देख लीजिए। In an MBA class 28 CA class fellows decided to form a partnership firm to work collectively as marketing and advertisement advisors। The carrying on business under such partnership shall be a punishable offence। They should form a company under Companies Act 2017। ओके, तो 20 से ज्यादा लोग अगर मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हम कहेंगे आप क्या कर लें, अपने आप को कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करवा लें। अच्छा, इस रूल की एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? फर्स्ट ऑफ ऑल, नहीं सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की नहीं, और भी बहुत सारी। कहता जी फर्स्ट ऑफ ऑल, कहता जी कोई भी सोसाइटी या बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप के अलावा कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी कॉर्पोरेट या कोई भी सोसाइटी अपने लॉ के तहत जो रजिस्टर्ड हुई है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तौर पर वो रजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है। अगर वो अपने एक्ट के तौर पर रजिस्टर्ड होती है कोई भी सोसाइटी, कोई भी एसोसिएशन अदर देन पार्टनरशिप, तो उसके लिए 20 से ज्यादा अगर लोग हो भी जाए एसोसिएशन में तो उसके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। एग्जांपल देखिए 17, a group of 130 persons formed a housing cooperative society in Multan and got it registered under the Cooperative Societies Act 1925। 130 लोगों ने मिलकर एक बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि कोऑपरेटिव हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई मुल्तान में और उसको रजिस्टर्ड करवाया अंडर कोऑपरेटिव सिक्योरिटी एक्ट सोसाइटीज एक्ट 1925। तो इन लोगों को अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाने की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी। उसके बाद कहता है जी अ जॉइंट फैमिली कैरिंग ऑन जॉइंट फैमिली बिजनेस। अच्छा, यहाँ पे ना एक टैक्स की क्लास में सुबह मैं कल की बात है, मैं टैक्स की क्लास पढ़ा रहा था, तो उसमें आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था एक टर्म यूज़ करते हैं लॉ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। वो लड़के ने तकरीबन कोई 20 मिनट मेरे ज़ाया किए। सर हम मुस्लिम कंट्री में
सर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? सर यहाँ पे मुस्लिम अनडिवाइडेड फैमिली तो आ सकता था, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्यों? इवन तो मैंने उसको बताया भी कि जब से ये लॉ में शामिल हुआ है तब हिंदुस्तान था ये सारा, और हिंदुस्तान वन यूनिट था, मतलब उस टाइम पाकिस्तान नहीं बना था, ब्रिटिश एम्पायर था, ब्रिटिश लॉ हैं सारे के सारे, तो वो यहाँ पे इररिस्पेक्टिव देयर रिलीजन वो सबको हिंदू कहते थे। हिंदू की टर्म यहाँ पे जो यूज़ की गई है वो नेशनैलिटी की बेस पे की गई है, वो रिलीजियस की बेस पे नहीं की गई। तो हिंदू मीन्स के हिंद में रहने वाले, हिंद मीन्स हिंदुस्तान, ये जो बड़े सगीर था। जैसे आप पाकिस्तानी हैं, वो भारतीय हैं या इंडियंस हैं, तो ये उसको मैंने समझाया, लेकिन उन्हें समझा एट द एंड जाके वो, मैंने कहा यार मुझे ये तुम बताओ कि सेब को सेब क्यों कहते हैं? कहता जी पता नहीं। मैंने कहा जिसने फर्स्ट टाइम देखा होगा उर्दू ज़ुबान में इसको कहा कि ये तो सेब है, तो तब से उसका नाम सेब पड़ गया। तो उस टाइम पे ब्रिटिश एम्पायर था, उन्होंने भी कहा कि जनाब ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जो फैमिली बिजनेस होता है, तो उन्होंने भी कहा जनाब ये टर्म को एज इट इज हम कानून में लिख देते हैं। तो इसलिए कंपनीज एक्ट ने उसको चेंज कर दिया थोड़ा सा। क्या लिख दिया? अ ज्वाइंट फैमिली कैरिंग ऑन ज्वाइंट फैमिली बिजनेस। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ओके, तो ज्वाइंट फैमिली अगर अपना ज्वाइंट फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर उनके मेंबर्स 20 से ज्यादा भी हो जाते हैं, फैमिली मेंबर्स 20 से ज्यादा भी हो जाते हैं, दैट डजंट मैटर। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 18, आ रजिस्टर्ड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑफ 37 मेंबर्स इज कैरिंग ऑन ज्वाइंट फैमिली बिजनेस, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी लॉ। ओके, अच्छा इसके बाद कहता है जी अगर दो ज्वाइंट फैमिलीज इकट्ठा बिजनेस कर रही हैं, एक क्या है ज्वाइंट फैमिली बिजनेस कर रही है, अब क्या है दो ज्वाइंट फैमिलीज एक ही बिजनेस कर रही हैं। मिसाल के तौर पर दादा का बिजनेस था, अब्बा जी, चाचा जी, ताया जी सबने बिजनेस संभाला हुआ था एक ही फैमिली के तौर पर, ठीक है जी, और आगे वही बिजनेस हमारे जनाब चाचू के बच्चे, ताया के बच्चे, हम सब बहन भाई जनाब सब इकट्ठा बिजनेस कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फैमिली बिजनेस। ठीक है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। और अगर लेट सपोज अब्बा जी की फैमिली और अम्मा जी की फैमिली ये दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं, ये डिफरेंट फैमिलीज हैं, ये दोनों मिलकर अगर बिजनेस करते हैं, तो फिर उसके लिए क्या कहता है लॉ? कहता है कि जनाब अ पार्टनरशिप ऑफ 2 और मोर ज्वाइंट फैमिलीज। समझ आ रही है बात की? ऊपर किसकी बात हुई? सिर्फ सिंगल ज्वाइंट फैमिली की। यहां पे 2 या 2 से ज्यादा ज्वाइंट फैमिलीज अगर बिजनेस करती हैं आपस में, तो कहता जी उनकी अगर तादाद मेंबर्स की, माइनर मेंबर्स को निकालकर, वो लोग जो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो मेंबर्स, उनमें से माइनर मेंबर्स को निकालकर अगर उन मेंबर्स की तादाद 20 से कम है, तो हम उसके लिए जरूरी नहीं है कि जनाब अपने आप को क्या करें, कंपनी रजिस्टर्ड करवाए। देखो, अ पार्टनरशिप ऑफ 2 और मोर ज्वाइंट फैमिलीज वेयर द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सच फैमिलीज एक्सक्लूडिंग द माइनर मेंबर्स डज नॉट एक्सीड 20। 20 से ज्यादा अगर नहीं होते तो उनको अपने आप को रजिस्टर्ड करवाने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद एग्जांपल देख लीजिए जरा, बल्कि उसी की एग्जांपल ये आपके पास आ रही है। इसके बाद कहता है जी अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड टू कैरी ऑन a practice as lawyer, accountants or any other profession where practice as a limited liability company is not permitted under the relevant laws or regulations for such practice। कहता जी जो भी आपके प्रोफेशनल जो प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिशनर हैं, क्योंकि उनको अपनी कंपनी बनाने की उनको इजाज़त नहीं होती, इस वजह से वो अपनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स बनाते हैं। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स बनाते हैं, उनको कंपनी बनाने की इजाज़त नहीं होती, इसलिए उनको कंपनी, अगर वो 20 से ज़्यादा हो भी जाते हैं तो उनको कंपनी बनाने के लिए उनके ऊपर कोई किसी किस्म की कोई कंपल्शन नहीं होती। एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर क्वालिफाइंग CA 28 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डिसाइडेड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म टू वर्क collectively as chartered accountants. The Chartered Accountants Ordinance 1961 prohibits to practice as chartered accountant with limited liability. वो अपने आप को कंपनी के तौर पर नहीं रजिस्टर करवा सकते। Such partnership is allowed under the law. Got it? सर जो इसके अलावा पार्टनरशिप्स होंगी, Like what? तो प्रोफेशनल्स के
हाँ जी, अगर उनकी तादाद 20 से ज़्यादा है तो उनको लाजमी है कि वो अपने आप को एज कंपनी करवाएं रजिस्टर्ड। अच्छा जी, कहते जनाब मोड ऑफ फॉर्मिंग कंपनीज के कंपनीज आप किस तरह से बनवा सकते हैं। 3 तरह की कंपनीज जैसे मैंने आपको बताया, 2 तरह की मेजर हैं, पब्लिक और प्राइवेट में 2 कैटेगरीज हैं, सिंगल मेंबर कंपनी और अदर। तो हम 3 कैटेगरी ब्रॉडरली हम कह सकते हैं कि एक है सिंगल मेंबर कंपनी, एक है आपके पास पब्लिक कंपनी और एक है आपके पास प्राइवेट कंपनी। कहता जी पब्लिक कंपनी कौन कैसे बना सकते हैं। कहता जी कोई भी 3 लोग, कम से कम 3 लोग मिलकर क्या कर सकते हैं, पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। यानी कि पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए, हमें 3 लोग चाहिए। और उसके बाद फिर कहता है जनाब आपके पास प्राइवेट लिमिटेड के लिए कोई भी 2 लोग, कम से कम 2 लोग मिलकर क्या कर सकते हैं, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड क्या करवा सकते हैं, रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। और सिंगल मेंबर कंपनी के लिए कहता है जनाब कोई भी एक बंदा क्या कर सकता है, अपनी कंपनी एज सिंगल मेंबर कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन कर रहा होगा तो उसको किसी दूसरे बंदे का नाम लिखना पड़ेगा कि वो बंदा, देखो अगर तो आपके पास 4-5 लोग कंपनी बना रहे हैं, अगर एक मर भी जाता दरमियान से तो बाकियों के पास कंपनी का होल्ड है। लेकिन अगर अकेला बंदा कंपनी बना रहा है, अगर उसकी डेथ होगी तो फिर कंपनी का क्या बनेगा। तो उसके लिए उसको अपना एक नॉमिनी लिखना पड़ेगा। वो नॉमिनी का काम क्या होगा, उसका काम ये होगा कि अगर इस कंपनी के ओनर की डेथ हो जाती है तो वो इस कंपनी के शेयर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे उसके लीगल ईयर्स में, ठीक है, उसके लीगल ईयर्स में। और जब तक उसके लीगल ईयर्स में शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते तब तक वो कंपनी को एज ट्रस्टी चला रहा हो। कंपनी का मालिक नहीं होगा, वो ट्रस्टी के तौर पर काम कर रहा होगा। मालिक कौन है, उसके लीगल ईयर्स, ठीक है। और अगर आपके पास लीगल ईयर्स जिनको शेयर ट्रांसफर होने हैं वो 1 से ज्यादा हैं, अगर उसकी औलाद जो है वो 1 से ज्यादा लोग हैं, तो फिर वो सिंगल मेंबर कंपनी नहीं रहेगी, फिर उसको प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। दोबारा सुन लीजिए, सिंगल मेंबर कंपनी का जो ऑनर है जब उसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन करना है तो अपना एक नॉमिनी लिखेगा। वो नॉमिनी क्या करेगा, वो नॉमिनी वो बंदा होगा कि अगर उसके एसएमसी के ओनर की डेथ हो जाती है तो उसके शेयर्स उसके लीगल ईयर्स में वो क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे, ठीक है, उसके लीगल ईयर्स में क्या कर दे, शेयर्स को ट्रांसफर कर दे। और जब तक उसके शेयर्स ट्रांसफर नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल उसके बच्चे भी छोटे हैं और उनके नाम पे शेयर्स ट्रांसफर नहीं हो पा रहे, तो तब तक क्या करे, केयर टेकर बनकर, ट्रस्टी बनकर कंपनी के अफेयर्स को संभाल सके। और जैसे ही उसके बच्चे इस काबिल हो जाएं कि उनको शेयर्स ट्रांसफर हो जाएं तो उनको शेयर्स ट्रांसफर कर दे। और अगर 1 से ज्यादा बच्चे हैं जिनको शेयर्स ट्रांसफर होने हैं तो अब कंपनी सिंगल मेंबर तो रहेगी नहीं, क्योंकि कंपनी के ऑनर्स 1 से ज्यादा हो चुके होंगे। गॉट इट। तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को एज प्राइवेट लिमिटेड अदर देन एसएमसी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। क्लियर, पढ़ लेते हैं जी। कहता देखिए, any 3 or more persons associated for any lawful purpose may, by subscribing their names to a memorandum of association and complying with the requirements of the act in respect of registration, form a public company। कोई भी 3 लोग मिलकर अपना मेमोरेंडम में अपना नाम लिखकर साइन करके सब्सक्राइब करके क्या कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट को पूरा करके एक पब्लिक कंपनी बना सकते हैं। Any 2 or more persons so associated may be in like manner form a private company। इसी तरह से अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, कम से कम 2 लोग क्या करेंगे, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। फिर कहता है जी, any 1 person may form a single member company by complying with the requirements in respect of registration of a private company and such other requirements as may be specified। यहां तक तो बात खत्म होगी। अब इसकी कहानी अगली आगे से शुरू हो रही है। द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम शैल नॉमिनेट अ पर्सन हु इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द सोल मेंबर शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो वो बंदा, ट्रांसफर द शेयर्स टू द लीगल ईयर्स ऑफ द डिजीज सब्जेक्ट टू सक्सेशन टू बी डिटर्मिन्ड अंडर द इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड इन केस ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर्स एज पर देयर रिस्पेक्टिव लॉ। कि शरीयत के मुताबिक जो जिसका हिस्सा बनता है उसको उतने हिस्से के शेयर्स दे दे, ठीक है। और अगर वो नॉन मुस्लिम है ऑनर तो उनके रूल्स के हिसाब से, जो भी उनका मजहब है उनके रूल्स के हिसाब से क्या कर दे, उनको
ट्रांसफर कर दे शेयर्स। और दूसरा काम क्या है, एंड मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एज ट्रस्टी टिल सच टाइम द टाइटल ऑफ शेयर्स आर ट्रांसफर्ड, कि जब तक शेयर्स ट्रांसफर नहीं हो जाते तब तक कंपनीज के अफेयर्स को मैनेज करे बीइंग ट्रस्टी या केयर टेकर। ठीक है, अब आगे कहते हैं जनाब, प्रोवाइडेड दैट वेयर सच ट्रांसफर इज मेड टू मोर देन 1 लीगल ईयर, अगर शेयर्स की ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक से ज्यादा लीगल ईयर्स हैं, यानी कि एक से ज्यादा उसकी औलाद है, तो क्या होगा, द कंपनी शैल सीज टू बी अ सिंगल मेंबर कंपनी एंड कंप्लाई विद द प्रोविजंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन टू अ प्राइवेट कंपनी। तो कंपनी सिंगल मेंबर नहीं रहेगी, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अपने आप को एज प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करवाना पड़ेगा। यहां तक मसला मिसाइल बेटा। अच्छा जी, अब जो आपने कंपनी रजिस्टर्ड करवा ली, अब उसकी कैटेगरी भी बता दीजिए, कैसे कैटेगरी रखना चाहते हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी लिमिटेड, हैविंग शेयर कैपिटल, हैविंग नो शेयर कैपिटल, या फिर अनलिमिटेड, जो भी आप रखना चाहते हैं आप कैटेगरी उसकी बता देंगे। अब देखिए जी, प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो मैंने आपको शुरू में इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाई कि इनकॉर्पोरेशन कंपनी की आप कैसे करवाएंगे। सबसे पहले कहता है जी, गेटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल नेम फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। आपको सबसे पहले क्या करना है, नाम रिजर्व करवाना है। ठीक है, अब यहां पे तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन आगे चलकर ये प्रॉपर इसके ऊपर एक चैप्टर है, अगला चैप्टर इसी के ऊपर है। तो हम कहते हैं जी, सूटेबल नाम कितने दिन के लिए आपको मिलेगा, 60 दिन के लिए आपका नाम रिजर्व हो जाएगा। कहते हैं सबसे पहले सूटेबल नाम लें, उसके बाद मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो उसके साथ सबमिट करवा दें। ठीक है, और फाइल द अबव डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन टू रजिस्ट्रार। ये डॉक्यूमेंट्स जो हमने आपको बताया, मेमोरेंडम और आर्टिकल और अदर डॉक्यूमेंट्स, इनको एप्लीकेशन के साथ अटैच करें। एप्लीकेशन ऑफ किस लिए, एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, उसके लिए अटैच करके रजिस्ट्रार को जमा करवा दें। अब सारा कुछ देखने के बाद अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड हो जाता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, तो क्या करेगा, रजिस्ट्रार शैल इशू द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी अपॉन बीइंग सेटिस्फाइड दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंप्लाइड विद। गॉट इट। तो रजिस्ट्रार क्या कर देगा जनाब, रजिस्ट्रार सिंपली आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन शेयर कर देगा आपके साथ। ओके, चले कल क्या दिन है, उसमें क्या है।